एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद टेंसर्स, सम ऑफ, देखो दो टेंसर को हम तब जोड़ सकते हैं जब उन दोनों का रैंक सेम है, ठीक है। और अगर उसका रैंक भी सेम होता है आने वाले से तो वो भी टेंसर है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम लोग काम करते हैं, ठीक है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन में ये होता है कि हम उसकी एक कोवेरिएंट को और कॉन्ट्रावेरिएंट को बराबर कर देते हैं, तो अब वो क्या हो गया, डमी, तो वो हटाए जा सकते हैं। तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल रैंक है उससे 2 कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एन और एन है, जे को एन के बराबर कर दिया तो जे और एन हट गया तो मेरे पास ये बच गया, तो टेंसर ऑफ रैंक 3। कॉन्ट्रैक्शन करने में भी हमें टेंसर ही मिलता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर रिड्यूस द रैंक ऑफ टेंसर बाय 2। ऐसे आउटर प्रोडक्ट और आउटर मल्टीप्लिकेशन सेम चीज़ है दोनों। आउटर प्रोडक्ट को हम ओपन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, जितने भी कॉन्ट्रावेरिएंट है वो सब मतलब एक साथ लिख देते हैं, और जितने भी कोवेरिएंट है वो सारे एक साथ लिख देते हैं। बस यही होता है कॉन्ट्रा आउटर प्रोडक्ट, ठीक है। इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इनर प्रोडक्ट में सबसे पहले तो हम आउटर प्रोडक्ट ही करते हैं, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन भी कर देंगे। मतलब कि जो टर्म्स हमारी कॉमन आ रही है उसको फिर हम रिमूव कर देते हैं, मतलब फिर जो बचता है वो इनर प्रोडक्ट है। यहाँ पे ट्रेस ऑफ टेंसर बेसिकली उसके डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर होता है। मतलब कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर आई जे, मतलब कॉन्ट्रा और कोवेरिएंट वेक्टर्स सारे ऐड करते चले जाओ तो ये हमें मिल जाएगा ट्रेस ऑफ टेंसर, ठीक है। अब आउटर मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। और आउटर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखो अगर हम दो वेक्टर्स का आउटर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उनका आउटर प्रोडक्ट टेंसर बन जाता है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। बट लेकिन अगर कोई टेंसर है जिसका ऑर्डर 2 है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 2 वेक्टर्स का आउटर प्रोडक्ट है, क्योंकि एक स्केलर और एक वेक्टर का आउटर प्रोडक्ट भी एक टेंसर हो सकता है जिसका ऑर्डर 2 हो। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट इफ़ वी टेक 2 वेक्टर एंड वी आउटर प्रोडक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी गेट अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, राइट। इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर इज़ अ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इनर प्रोडक्ट वही है कि पहले आउटर प्रोडक्ट करो फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे है कि द ज़ीरो टेंसर क्या चीज़ होती है कि टेंसर हुज कंपोनेंट रिलेटिव टू एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम आर द ज़ीरो इज कॉल्ड द ज़ीरो टेंसर, ठीक है। सिमेट्रिक टेंसर क्या चीज़ है, सिमेट्रिक टेंसर ये है कि चाहे से कोवेरिएंट ले लो चाहे से कॉन्ट्रावेरिएंट ले लो, किसी भी फॉर्मेट में ले लो, उससे मैं नहीं रखता। लेकिन आप जब इन इंडिसेस को चेंज कर दो, आई को जे से रिप्लेस करो, जे को आई से, तो वो चीज़ चेंज नहीं होती, सेम आती है, तो वो क्या कहते हैं सिमेट्रिक टेंसर। यस, अब ये एल एम एन है, पी क्यू है, अब अगर एम और एन को चेंज कर लो और उसमें कोई भी चेंज ना आए डायरेक्शन में, सिमेट्रिक है। अगर इसकी सिमेट्रिक तब होता है जब एम को एन से चेंज करने पर आगे माइनस आ जाए, एंड इसकी सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज विद द टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिमेट्री और इसकी सिमेट्री दोनों के लिए फॉलो होती है कि इफ़ अ टेंसर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू 2 इंडिसेस, 2 इंडिसेस के रिस्पेक्ट में अगर टेंसर सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब है कि वो थ्रू आउट द कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम सिमेट्रिक रहेगा। और 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर वो एंटी सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है तो वो थ्रू आउट दी इसको सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक रहेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फॉलो होती है तो वो सब पे फॉलो हो जाती है। फिर सिमेट्रिक टेंसर की रैंक सिमेट्रिक रैंक 2 हैज़ एट मोस्ट कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वहाँ पे, n+1/2। इसकी सिमेट्रिक में कितने कंपोनेंट होते हैं, n(n-1/2)। और अगर नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें कि भाई अगर मेरे को नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है, तो हमेशा डायमेंशन अपॉन रैंक, डायमेंशन और उसकी पावर रैंक कर देना,
तो क्वेश्चन लो ये कि इन एंटिटी और क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी हुज इनर प्रोडक्ट विद एन आर्बिट्री टेंसर, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी टेंसर के साथ, तो वो भी क्या हो जाती है, टेंसर हो जाती है इटसेल्फ। जिसका इनर प्रोडक्ट करने में टेंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है वो क्वांटिटी इटसेल्फ टेंसर थी। देखो जो क्रॉनिकल डेल्टा होता है वो क्या होता है, मिक्स टेंसर होता है ऑफ रैंक 2। देखो सेकंड रैंक का जो कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर होता है, टेंसर की बात हो रही है, इज एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ टू टेंसर्स जिनमें से दो सिमेट्रिकल होंगे और दो क्या होंगे, इसके सिमेट्रिकल। इट लाइक दैट इज सिमेट्रिकल, दैट इज इसको सिमेट्रिकल बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ऐसे किसी भी हम कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर को लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी देखो भाई, ए एम एन है, इसको ए एम बी एम एन है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इनका एडिशन भी आपस में बराबर हो जाता है। एक यहाँ पे देखो कि ये रेसिप्रोकल टेंसर्स है, टेंसर, तो हमें क्या शो करना है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करवाया जाए तो एन मतलब डायमेंशन के बराबर आ जाए। और ए आई जे का जो डिटर्मिनेंट है वो 1/a के बराबर है। तो हाँ ये तो मेरे को मालूम है, डिटर्मिनेंट का अपोजिट होता है। देखो एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए बराबर, ये दे रखा है ए आई जे का डिटर्मिनेंट और द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स आई, ठीक है। और जो ए आई जे है वो कोफैक्टर है ए आई जे का। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कि ए, देखो एक्स की एक्स के सेम है, ए को ए आई जे और यहाँ पे ए आई जे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फैमिलियर हो जाओ बस चीज़ों से। अगर ए आई जे इसकी सिमेट्रिकल है, इसकी सिमेट्रिकल ए आई जे को माइनस जे आई, तो ये क्या होगा कि हम डेल आई जे और डेल एल के ज़ीरो होता है, क्रॉनिकल डेल्टा आई के है और ये ऑपोजिट्स को ऐड किया है हमने एक तरीके से, तो ज़ीरो बनता है। इफ़ ए आई जे के इसकी सिमेट्रिकल बी आई जे सिमेट्रिक, दोनों का प्रोडक्ट करवाओगे ज़ीरो आएगा। अगर ए आई जे मतलब ये और ये रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर है, इफ़ यू आई आर द कंपोनेंट ऑफ द कोवेरिएंट वेक्टर, देन हमें ये शो करना है भाई अगर नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, आपस में बराबर होता है। और यू आई का मतलब क्या है, आई अल्फ़ा यू अल्फ़ा, मुझे इससे मतलब नहीं है, ऊपर नीचे का देख लेना बस। अगर एफ को स्केलर फंक्शन है एक्स आई का, ठीक है, देन प्रूफ दैट डेल एफ अपॉन एक्स आई इज़ अ कोवेरिएंट वेक्टर। अगर हम किसी स्केलर का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो एक वेक्टर आता है, सीधी सी बात है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज अ कोवेरिएंट वेक्टर। एग्जाम में स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछता है कि ये फंक्शन एक्स आई तो स्केलर दे दिया, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो जिसका डेरिवेटिव है कोवेरिएंट वेक्टर का वो क्या होता है, वेक्टर ही होता है। सो डी एक्स आई इज अ कोवेरिएंट वेक्टर। वो इस तरीके का है, ए है बी है, यहाँ पे आई और जे के है, ए जे के डमी हो गया, सी आई इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट एंड वी आई के इज एंटीसिमेट्रिक टेंसर। तो हमें ये देखना है कि जो इनके कॉन्जुगेट से मिल रहा है मेरे को, वो भी क्या होगा, एक टेंसर। देख लेना कि इस टाइप का है, इज अ ट्रू फॉर आर्बिट्री, ये ज़ीरो होता है। देख लेना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए आई जे इज इनवेरिएंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर टाइप, उसकी रैंक क्या होती है, R-1 और S-1। देखो एमसीक्यूज पढ़ते जाओ फटाफट की। टेलर एनालिसिस, सॉरी टेंसर एनालिसिस इंट्रोड्यूस बाय रिक्की, एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। टेंसर बिकम पॉपुलर व्हेन द आइंस्टाइन यूज बाय जनरल रिलेटिविटी, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, देयर इज नो नीड ऑफ समेशन सिंबल इज ट्रू। फिर यहाँ पे है ये सारे सिंबल्स, यहाँ पे जो के है वो एक बार आ रहा है तो वो रियल सफिक्स है, यहाँ पे आई डबल बार आ रहा है तो आई डबल सफिक्स है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर इफ वी डू इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्रॉनिकल डेल्टा, देन
अब मैंने इसमें के इंड्यूस्ड कर दिया एक तरीके से, तो ये किसके बराबर होगा? डमी तो लिखते नहीं ना, बचेगा क्या? AI। ठीक है, 4 डायमेंशन स्पेस है अगर ये, तो के बराबर n होगा डेफिनेटली। तो वो एडिशन होकर क्या बन जाएगा? 2 डेल्टा 2 क्रॉनिकल डेल्टा IJ11 पढ़ा है ये, ठीक है, और ध्यान रख लो इसको। तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ये सब 0 है, तो ये भी क्या होगा? 0, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा ना। क्रॉनिकल डेल्टा इज मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। लिप्सन टेंसर पढ़ा था, अगर 1 है इसकी वैल्यू तो इवन परम्यूटेशन है, और परम्यूटेशन तो वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, इन अ 4 डायमेंशन ये 0 हो जाता है क्योंकि 2 सफिक्स आर रिपीटेड। ठीक है, 0 तभी होता है जब रिपीट होता है। कि द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज अ रैंक 1। ये आया हुआ है क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में कि जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की किसी भी पॉइंट पे जिसकी रैंक 1 है, वो हमेशा एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर होता है ना, कि कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तो ये चीज़ याद रख लो कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर रिड्यूस्ड द रैंक ऑफ टेंसर बाय 2। देखो, अगर AIJ सिमेट्रिकल है तो वो AJ के भी सिमेट्रिक होगा, एंड इसकी सिमेट्रिक वाला माइनस आ जाएगा। सिमेट्रिकल टेंशन का नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इज nn + 1/2, इसकी सिमेट्रिकल में nn - 1/2 हो जाता है। तो ये चीज़ मैं बताई थी आपको कि AIJ एंड AIJ रेसिप्रोकल टेंसर है, तो ये होता है ना, दोनों का प्रोडक्ट n के बराबर होता है, n डायमेंशन किया हुआ था। अब AIJ इसकी सिमेट्रिक है, BIJ सिमेट्रिक, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डायमेंशन कितनी है? 2। देखो, सिमेट्रिक होता है तब जाके, रेसिप्रोकल है तब तो चल जाएगा, इसकी सिमेट्रिक होता है तब चीज़ें 0 होने लगती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ AIJ इज इनवेरिएंट, ये चीज़ तो रट ही लो। फिर यहाँ पे कि क्वांटिटी दिस टाइप की है, अब इसमें मैंने ये कर दिया है, तो ये जो बन के आएगा वो टेंसर ही होगा। ठीक है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट भी क्या होता है? टेंसर ही होता है। इफ़ टेंसर दिस इज सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल है J और L में, ठीक है, दोनों दिस इज इक्वल टू 0, इसक्यू सिमेट्रिकल और सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक का प्रोडक्ट होगा तो 0 जाएगा। नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ 3, ये RPC कॉलेज लेक्चर में आया, इसका ये होता है डायमेंशन अपॉन रैंक, डायमेंशन की पावर रैंक, इसका फॉर्मूला है। देखो, ये होता है डायमेंशन अब की पावर रैंक, ये फॉर्मूला है किसका? नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट का, जब आपको डायमेंशन और रैंक गिवन हो। ठीक है, अब AIJ आर द कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर, इसका डिटर्मिनेंट देयर इज अ रिलेटिव स्केलर ऑफ वेट भाई W जैकोबियन की वैल्यू 2 होती है, तब जाकर वो रिलेटिव टेंसर बनता है ना। अब AI इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक, इसमें तो 1 ही दे रखी, तो 1 है। अब यहाँ पे ऐसे A इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, मतलब जितना सफिक्स है उतना रैंक हो जाती है, उसमें क्या है? इस स्केलर, क्योंकि दोनों क्या है? सेम में, मतलब 0 रैंक है, 0 रैंक का जो टेंसर होता है वो क्या होता है? स्केलर। स्केलर को इनवेरिएंट भी बोल सकते हैं क्योंकि स्केलर तो कांस्टेंट है, जो ऑलरेडी वो क्या चेंज होगा। ठीक है, अब AIJ इज अ मिक्स्ड टेंसर है ऑफ रैंक 2 इफ F इज स्केलर फंक्शन, और स्केलर फंक्शन का जब आप ग्रेडियंट ले रहे हो तो वो क्या आएगा? कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, और ये आया हुआ है क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में, ये स्केलर दे दिया, स्केलर का जब ग्रेडियंट लेते हैं तो हमेशा एक वेक्टर मिलता है, कोवेरिएंट वेक्टर को ही क्या बोलते हैं? स्केलर। समझ आ गई बात? जब स्केलर नहीं है ये, पर स्केलर का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर है एक तरीके से। टेंसर ऑफ रैंक 2, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द 3 डायमेंशन
3 की पावर 2. अब AIJ is a covariant tensor of second order. ये covariant vector है. Then this is going to be इनवेरिएंट, मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा. 4 डायमेंशन स्पेस है, मतलब ये के बराबर n होगा, इसमें 2 बन जाएगा. जब भी डायमेंशन ज़्यादा दे रखी हो 2 कट जाते हैं और 2 आगे आ जाते हैं. AIJ सिमेट्रिक टेंसर है, ये इसके बराबर है. देन VIJ इज सिमेट्रिक. द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सेम रैंक इज ऑल्सो अ टेंसर. यस ट्रू. अब यहाँ पे इज अ टेंसर ऑफ रैंक 5 दे रखा है, तो ये इसकी रैंक क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो 3 हो जाती है, 2 कम हो जाती है. और वैसे भी एन और एन तो डमी है ना जो बचेगा, वो तो यही है 3. द आउटर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस यू कैन राइट इट एज, सारे ऊपर ऊपर वाले एक साथ लिख देना, नीचे नीचे वाले एक साथ लिख देना. इनर प्रोडक्ट करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा किसी में, कॉन्ट्रैक्शन का सच किसी में नहीं. इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये इनर प्रोडक्ट में ये है कि ऊपर वाला लिखना है ए का, बी का, नीचे वाला लिखना है बस, बाकी सब अदल बदल जाता है. ये होता है इनर प्रोडक्ट. डिवीजन ऑफ वन टेंसर बाय अनदर टेंसर इज नॉट डिफाइंड व्हाइल कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल ऑफ अ टेंसर इज डिफाइंड. ट्रू. डिफाइंड नहीं है, रेसिप्रोकल और कॉन्जुगेट डिफाइन होता है टेंसर्स का, इससे केवल ट्रू है. टेंसर इस टाइप का उन्होंने बताया था कि इसकी सिमेट्रिक जब भी आ जाए आंसर 0 कर देना. मेरा मैट्रिक टेंसर, डिमांड टेंसर क्या होता है, मैट्रिक और या फिर सबसे पहले हम मैट्रिक और फंडामेंटल टेंसर पढ़ रहे हैं. यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने क्या माना, कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 x2 x3 वाले p पॉइंट के. ठीक है. अब कार्टेशियन 3 डायमेंशनल. ठीक है. और दीज कोऑर्डिनेट आर रिलेटेड टू जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट. ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं स्मॉल x x2 ये. तो हम जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेट को हम दूसरे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया. फिर यहाँ पे द एलिमेंट ऑफ लेंथ इंटरवल बिटवीन द 2 नेबरहुड पॉइंट्स के बीच में जो आर्क ऑफ लेंथ आती है वो इस तरह से डिफाइन करते हैं हम. ठीक है. ठीक है. फिर उसके बाद है कि dx1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. dx1 हम कैलकुलेट करते हैं dx आया लिख दो और फिर नीचे कॉस सफिक्स लगा दिया, मैंने डमी बना दिया u के रिस्पेक्ट, u भी कोई पॉइंट मान लिए. ठीक है. फिर जो ds स्क्वायर है बेसिकली, तो ds स्क्वायर मतलब इसका इससे प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो एक बार u ले लिया एक बार v ले लिया, तो इस तरीके से लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जो ये टर्म बनती है कि x का कोऑर्डिनेट का u के रिस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेट का v के रिस्पेक्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, GUV. ओके. ये चीज़ समझ आई. अब ये अपने आप में ही एक समेशन है. मैंने क्या बोला कि जब भी डमी आ जाए तो समेशन अपने आप चलता है. तो ये समेशन किस में चल रहा है, आई में, आई से 3. ठीक है. तो इट इज़ ऑब्वियस दैट GUV इज GVU इज ए सिमेट्रिक. यस. तो देखो ds स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कि जो आर्क ऑफ लेंथ है वो उस पर डिपेंड नहीं करती कोऑर्डिनेट सिस्टम पे. को हम क्या कह सकते हैं, ये तो इनवेरिएंट कर लो, या फिर उसको क्या कहेंगे, टेंसर ऑफ रैंक 0 या स्केलर. ये तीनों चीज़ें सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. जैसे स्केलर आ जाए एग्जाम में, जैसे टेंसर ऑफ रैंक 0 का टेंसर लिखा है ना, वहाँ रैंक 0 लिखा होना चाहिए, और उसी को हम बोलते हैं इनवेरिएंट. तीनों चीज़ें इक्विवेलेंट है. तो हमें ये पता चलता है कि GUV एंड DU अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी आर्बिट्री कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर से, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रावेरिएंट लिया है. ठीक है. तो वो क्या देगा, एक टेंसर देगा ऑफ 0 रैंक. है कि जो GUV और DXU है इज़ अ वेक्टर. ये अगर पूछ ले एग्ज़ाम में कि भाई ये जो लोचा है पूरा तुम्हारा G वाला, GUV और DX वाला, ये क्या है, वेक्टर है. सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर. ठीक है. तो जो GUV है ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा,
स्केलर मतलब ये क्या है, कोवेरिएंट, और ये तो मेरा वेक्टर है। एंड सेकंड रैंक आंसर ऑफ द क्वेश्चन लो। So this property of GUV can be verified by the, so this tensor is defined as a fundamental tensor। जो GUV है ये है क्या चीज़, ये फंडामेंटल टेंसर है। भी कोई मैट्रिक टेंसर बोलते हैं कि जो लाइन एलिमेंट है DS वो क्या है, इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मतलब स्केलर, स्केलर मतलब टेंसर ऑफ जीरो रैंक, टेंसर में स्केलर है ना। और फिर सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर स्टेटमेंट में पूछता है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कोई मैट्रिक्स इस टाइप का दिया हुआ है कि DS स्क्वायर बराबर DX स्क्वायर बराबर DY स्क्वायर DZ स्क्वायर, तो इसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स हम कैसे लिखेंगे, GUV के फॉर्मेट में हमें लिखना है। मतलब G11 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ DX स्क्वायर, G22 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ DY स्क्वायर, G33 कोफिशिएंट ऑफ DZ स्क्वायर, G12 क्या है, DX DY, DX DZ, DY DZ। समझ आ गया, जितने भी अपोजिट्स हैं सब क्या हो जाते हैं, ज़ीरो, सबके कोफिशिएंट क्या होंगे, ज़ीरो। और जो भी तुम्हारे डायगोनल एंट्रीज वाले हैं, फुल स्क्वायर वाले हैं, वो क्या हो जाएंगे, 1। अगर U इक्वल टू V है तो आंसर 1 है, और अगर U नॉट इक्वल टू V है तो आंसर 0 है। तो ये यहीं पे यही बोल रहा है कि जो GIJ है तुम्हारा 1 होगा अगर I बराबर J है, और वो 0 कब होगा, जब I नॉट इक्वल टू J। इसको मैट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो बनाना है ऐसे, डायगोनल एंट्रीज पे 1 है, अगल बगल सारे 0, तो यही क्या होता है, मैट्रिक स्पेस। ऐसे सिस्टम में द मैट्रिक इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ DX DY एंड DZ, बट ये 0 कब होगी, जब DX DY DZ क्या हो जाए, 0, अदरवाइज ये 0 नहीं है, पॉजिटिव डेफिनेट है। हमेशा एक पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए। अब इसलिए हम यहाँ पे एक E लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडिकेटर। तो अगर इसकी पूरी की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव यूज़ करके इसको पॉजिटिव बनाएंगे, और अगर ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है तो E की वैल्यू +1 लेंगे, तो फैक्टर E है। टेक द वैल्यू एज +1 -1, सो द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, DS स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट, पॉजिटिव डेफिनेट। अब रिमान मैट्रिक्स क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन एलिमेंट और मैट्रिक, ठीक है। ये वही है, बट उसमें ये है कि 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो वो डिमांड मैट्रिक्स हो जाती है, बाकी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करती है। जो DS स्क्वायर है वो क्या होता है, GIJ DXI एंड DXJ, ठीक है। अब ये सारे फंक्शंस होते हैं, तो XI को हम क्या बोलते हैं, इज़ अ फंक्शन ऑफ XI, और GIJ क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल टेंसर। हम बोलते हैं रिमान मैट्रिक्स फॉर अ n डायमेंशन एंड द डिफरेंशियल फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट। डिटर्मिनेंट है GIJ का, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वो सिंगुलर नहीं हो सकता। सिंगुलर मतलब वही जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, इट्स अ नॉन सिंगुलर ऑलवेज, ठीक है। बेसिकली जो IJK है, IJK JKI KIJ साइक्लिक फॉर्म है। फंडामेंटल टेंसर ऑफ GIJ इज़ अ कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। भाई रेसिप्रोकल मैट्रिक टेंसर और कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर, तो GIJ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। भाई अभी तक मैंने ये पढ़ा था, नीचे थे सफिक्स मेरे उसके अंदर, है ना, मैट्रिक स्पेस और रिमान स्पेस में। अब ये सफिक्स कहाँ गए, ऊपर, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, कोफैक्टर्स लेने हैं मेरे को, GIJK, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर, GIJ डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। कोफैक्टर्स ले लिए मैंने, नीचे वाले के लेना डिटर्मिनेंट कोफैक्टर्स, और नीचे इसका डिटर्मिनेंट कर दिया, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, GIJ मतलब इसका कोफैक्टर है, और नीचे डिटर्मिनेंट, स्मॉल चेन डिटर्मिनेंट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ कोफैक्टर ऑफ GI एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस नॉट इक्वल टू 0। सो जो कॉन्जुगेट है उसको भी हम फंडामेंटल बोलते हैं, पर फंडामेंटल क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर।
पहले हम उसको क्या बोलते थे, कोवेरिएंट। अब ये हो गया कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया या फिर कॉन्जुगेट हो चुका है। जो ओरिजिनल है वो तो कोवेरिएंट है और जो कॉन्जुगेट बनता है वो कॉन्ट्रावेरिएंट। तो अब जब हम दोनों एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रावेरिएंट और ये कॉन्जुगेट है, तो दिक्कत नहीं। कॉन्जुगेट कोवेरिएंट है तो कॉन्जुगेट को आप रिवर्स में लिख सकते हो इस तरीके से, राइट। आई से आई हटेगा, क्या बन जाएगा, जे के, क्रॉनिकल डेल्टा, जी से जी कैंसिल। तो ये पूरा, इस पूरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई से आई कैंसिल, क्रॉनिकल डेल्टा जे के। समझ आ रही है ये चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, समझो तो। यानी कि इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जी आई जे और यहाँ पे जे और के, सॉरी आई और के। लेंथ ऑफ कर्व निकालना है, ए से बी तक डी एस, ई मेरा वो है इंडिकेटर, जी आई जे, आई मतलब डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स जे बाई डी टी, और अंडर रूट कर देना, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वैल्यू 1 लेंगे। नल कर्व क्या होता है, नल कर्व ये कि अगर इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए तो नल कर्व हो जाएगा, एस 0 हो जाएगी। मिनिमल कर्व भी बोलते हैं। भाई व्हाट इज एसोसिएट वेक्टर? एसोसिएट वेक्टर क्या बोला है? अब एसोसिएटिव वेक्टर है कि जैसे हमें कोवेरिएंट वेक्टर दे रखा है, ठीक है। अब उसको मैं फंडामेंटल टेंसर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को कोवेरिएंट वेक्टर मिल जाएगा, और वो क्या होगा, एसोसिएट वेक्टर होगा, टेंसर नहीं है वो। मतलब ए जो मैंने कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर लिया है और उसका अगर मैं इनर प्रोडक्ट करवा दिया, इनर प्रोडक्ट यानी आउटर प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इनर प्रोडक्ट करवा दिया मैंने फंडामेंटल टेंसर क्या है, जी आई जे के साथ, ये वेरिएंट फॉर्म में आ रहा है, फंडामेंटल कोवेरिएंट टेंसर नीचे की साइड है। जब ऊपर की साइड आते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट में तो उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो ए आई जे मतलब ये जो ए आई आएगा वो अब मेरा एसोसिएट वेक्टर होगा, किसका, ए कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर का। और इस तरीके से मैंने इनर प्रोडक्ट किया है, जी आई जे और ए जे वो हो गया, हट गया डोमनी टाइप, ठीक है। तो नीचे वाला चाहिए था, तो मुझे जो चाहिए उसी टाइप का मैं फंडामेंटल टेंसर लूँगी, मतलब नीचे। अगर मेरे को ऊपर वाला चाहिए होता तो मैं ऊपर वाला फंडामेंटल टेंसर लेती, यानी कि कॉन्जुगेट वाला, समझ आया, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहे हैं हम, लोअरिंग और सब सुपरस्क्रिप्ट प्रोसेस है। लोअरिंग मतलब लोअर जी लिया है मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही इसको रेजिंग और सबस्क्रिप्ट प्रोसेस क्या है कि जब मेरे को बड़ा ऊपर वाला बनाना है तो ऊपर वाला ही जी लूँ, जी आई जे, ठीक है। शिफ्ट टेंसर इस टाइप का है जैसे ये है। अब इसमें मेरे को पता है कि वी एन वी कॉमन और तो वी को ना लिखो, नहीं लिखा है, ठीक है। पहला वाला ऊपर जाता है, दूसरा वाला नीचे, के है के यहाँ लगा दो, ये एसोसिएट टेंसर हो गया। कॉलेज लेक्चर में एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, उसमें ये बोल रहा था कि ए जे और ये एसोसिएट वेक्टर्स है क्या। इस तरह का नहीं होता। एसोसिएट वेक्टर तब होता है जब यहाँ पे जी आई जे होता है, फंडामेंटल टेंसर हो, तभी जाके एसोसिएट वेक्टर बन सकते हैं। फंडामेंटल टेंसर ये कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट वाला बिसाइड बीइंग कॉन्जुगेट आर ऑल्सो एसोसिएट टेंसर। और ये एसोसिएट वेक्टर ही एसोसिएट टेंसर है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी सेकेंड ऑर्डर टेंसर ए आई जे एंड इट्स एसोसिएटिव। डायरेक्ट नहीं बोल सकते, सिर्फ जी आई जे के लिए सूटेबल है। कॉलेज लेक्चर ए के लिए पूछ लिया था, ए के लिए कॉन्जुगेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट एसोसिएट टेंसर नहीं कर सकते। किसके लिए कर सकते हैं, ओनली जी के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे डिफाइन होता है कि ए आई इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर एंड वेक्टर की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम, इस ए का स्क्वायर कर दें, जी आई जे कर दें, ए आई कर दें और ए जे कर दें, ठीक है। यहाँ का बंदोबस्त देख भाई, आई से आई कटाने का बंदोबस्त किया है, जे से जे कटाने का बंदोबस्त किया है, इसके बाद जो बच जाता है वो ए स्क्वायर है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो सिमेट्रिकल टू जी आई जे कर लो भाई। अगर ये जी आई जे नीचे है तो ए
और ए अपर जाएंगे, और अगर अपर है तो नीचे जाएंगे, एक की बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को बताना है, व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यूनिट वेक्टर है। ये भी पूछा था कॉलेज लेक्चर में कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा तो वो यूनिटी वेक्टर होगा। हाँ, ये देख लो, डी एक्स आई डी एस, ये क्या है, यूनिट कोवेरिएंट वेक्टर है। इट्स अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व वी एन। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड अ नल वेक्टर, एंड द टेंजेंट वेक्टर टू अ नल वेक्टर इज ऑल्सो अ नल वेक्टर। ये चीज़ भी ध्यान रखो, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछता है। और भी दो वेक्टर दे दिया, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है मेरे को दोनों का, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। एक ए आई में ऊपर होगा, बी आई नीचे हो गया, मान लो ऐसा फिक्स लगा दिया ऊपर नीचे इकट्ठा की कट जाए। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए आई को तो ये लिख देंगे जी आई जे, और बी आई का किस लिखेंगे, बी जे। हाँ लिख दो, तो ये ए डॉट ए स्क्वायर आ जाएगा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वही तो था मैग्नीट्यूड, जे आई जे लगा लो, ए आई बी जे, ए आई ए जे, बी आई बी जे, ए डॉट बी करना चाहते हो तो लगा दो दोनों साइड, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। अगर ए आई और बी आई ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए आई और बी नीचे चला जाएगा ताकि आई आई से कट जाए। और तो गोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, जब कॉस थीटा बराबर 0 हो जाए कि ए आई वे इक्वल टू क्या होता है 0। फॉर्मेट में तो इसको इस तरीके लिखेंगे, ए बी है तो आई से ही कट जाए 0 ए डॉट बी। पर अगर इसको आई जे के फॉर्मेट में लिखना है तो आई जे ऊपर जे आई जे नीचे इक्वल टू 0। ये तीनों फॉर्म एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। तो नल वेक्टर डी एक्स है, जी आई जे डी एक्स है, डी एक्स जे इक्वल टू 0 विच शो द नल वेक्टर क्या होता है, इज अ सेल्फ ऑर्थोगोनल। दैट इज स्टेटमेंट एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। नल वेक्टर इज अ सेल्फ ऑर्थोगोनल। एंगल बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट कर्व, डायरेक्ट ध्यान रख लो, जी पी क्यू अंडर रूट जी पी पी जी क्यू क्यू, ठीक है। कोऑर्डिनेट पैरामीटर ये है कि एक्स आई एंड एक्स जे आर ऑर्थोगोनल, थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा तो जी पी क्यू वाली क्या हो जाएगी 0। व्हाट इज हाइपर सरफेस, हाइपर सरफेस से भी क्वेश्चन आया है, तो समझो तो मतलब ये है कि सब वी एन डायमेंशन स्पेस है, तो जो इससे एक लेस होगा वो हाइपर सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, n-1 डायमेंशन कर्व। Circle is hypersurface of a sphere because circle is 2 dimension and sphere is 3 dimension. Phi is a scalar function of coordinate xi and phi xi is a constant determination of a family of hyperspace of Vn. देख लो जो जी आई जे है, डी एक्स आई डी एक्स जे, मतलब आई और जो कटाने की कोशिश है वो क्या है, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट है स्केलर। The relation between a vector and its associate is reciprocal. Associate of associate is also a vector itself. Angle between the two unit vectors ai and vi in a n-dimensional space cos theta बराबर क्या है, जी आई जे ए आई एन बी जे, आई को जे से कटाने की कोशिश है। तो cos थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ये अच्छा है, लेस देन इक्वल टू 1 इफ़ इट इज़ द मैट्रिक स्पेस और रिमान स्पेस इज अ पॉजिटिव, डेफिनेट होगा ही होगा भाई। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द टू वेक्टर्स ए आई एंड बी जे इज दिस इज इक्वल टू 0। भाई द एंटिटीज जो डिफाइन होते हैं कॉम्यूटेशन टेंसर में, जैसे ई एप्सिलॉन हो रहा है आई जे के, अगर एक को वेरिएंट आया तब तो अंडर रूट जी आ जाएगा स्मॉल ई आई जे के साथ, ठीक है। हर तरह ई आएगा स्मॉल ई आई जे ही, मतलब नीचे वाले आएगा आने को तो। लेकिन अगर ये एलिप्सिलॉन कॉन्ट्रा हो गया तो 1 अंडर रूट जी आ जाएगा। फिर अंडर रूट जी डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स एन ऑल इज इनवेरिएंट, चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये देख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिमान मैट्रिक है, इसमें एन डायमेंशन स्पेस है, डी स्क्वायर बराबर क्या है, जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। देन जी आई जे किसका फंक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ दिस कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर।
एक्स आई का, ठीक है। अब जी आई जे इज कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, डेफिनेटली इट इज अ सिमेट्रिक। ए आई is associate vector of aj, then aj equal to भाई यहाँ बिग है तो उधर क्या आएगा, जी तो इसके हिसाब से चलेगा। अगर ये ऊपर है तो जी में भी ऊपर लगाना पड़ेगा सफिक्स जे आई। फिर यहाँ क्या आएगा, डमी ए आई जो आएगा नीचे की साइड, देख लेना है। मैं कंफ्यूज नहीं होना, एसोसिएट वेक्टर जब भी निकालना अगर ऊपर का पूछ रहा है तो जी भी ऊपर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो डमी बनाना है फिर उसको नीचे लगाएंगे। ए आई क्या है, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर है, ठीक है। देन इट्स मैग्नीट्यूड ए इज़, अब ये क्योंकि कॉन्ट्रा वेरिएंट है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कॉन्ट्रा वेरिएंट ही यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, ए आई और ए जे। लेकिन जो जी है फिर उसका रिवर्स लगाते हैं, स्मॉल में जाएगा जी, कोवेरिएंट में जाएगा जी, जी आई जे ए स्क्वायर, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा है इस तरीके से तो जो डी एक्स आई और डी वो क्या है, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर, ये जो एक्स आई होता है कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर है ए आई एंड बी आई, ऑर्थोगोनल वेक्टर है तो डेफिनेटली ये ज़ीरो होगा। ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा है तो कॉन्ट्रा वेक्टर यूज़ करने पड़ेंगे, और नीचे जी हमेशा ऑपोजिट चलता है तो इक्वल टू ज़ीरो। अगर वी एन कोई रिमान स्पेस है तो हाइपर स्पेस क्या होगी, इससे एक कम डायमेंशन की वी एन माइनस वन की। अब यहाँ पे ई आई जे एप्लिक्सियन टेंसर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√g, ठीक है। ई आई जे मेट्रिक स्पेस में को G12 का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये जो अपोजिट साइन वाले होते हैं ना ये हमेशा डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये चीज़ देखो क्योंकि ये डायगोनल के ऊपर भी सेम होता है नीचे भी सेम होता है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर G12 का कोएफिशिएंट पूछा तो इसका 2 होगा, मतलब -6 डिवाइडेड बाय 2 -3। अगर यहाँ पे G23 का कोएफिशिएंट पूछ लेता ना तो 4/2 होता है, यानी कि 2 हो जाता। बाकी ये कोऑर्डिनेट सेम चलते हैं और जो ऑपोजिट्स है वो डिवाइडेड बाय 2 चलता है, याद रखना है, ठीक है। अब इसमें मेरे को निकालना है जी, डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा -22। जी स्मॉल जी का मतलब ये होता है डिटर्मिनेंट। रखा है कि ए आई बी आई यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है ना, इस तरीके का। ये थोड़ा करस्पॉन्डिंग्स में दे दिया, ये एस टाइप का भी दे दे, 1 है इसका आंसर। कन्फ्यूज होता है, 0 नहीं बनना है। फॉर द मैट्रिक स्पेस ये दे रखी है, वेक्टर हैविंग कंपोनेंट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हैविंग द कंपोनेंट मैट्रिक स्पेस ये इज नल वेक्टर। ध्यान रख लो, इतना तो ध्यान रख सकते हैं। जब नल दे दिया था तो यूनिट निकला, जब यूनिट दे रखा तो नल है। दिस गोइंग टू बी जी एच जे है तो n-1 के बराबर होती है, ये ध्यान रखो। 1 होता है इसमें, इतना बड़ा सारा दे रखा था, इसमें n-1 हो जाएगा। एक यहाँ पे जी है ये करना चाहते हैं, आई और के काट लो, जे और एल बचेगा और माइनस का बचेगा। टू डायमेंशनल स्पेस जी आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट कर्व x1 एंड x2 इज G12 11 2 2। अब ये देख लो, जो कट रहा हो काटो, आई से आई कटेगा, के से के जे एल बचेगा, जे एल काट दो माइनस आएगा, ठीक है। फॉर द मैट्रिक इस तरह का दे रखा है, G23 निकालना है, इसका हाफ होगा -4।
रूट जी इज अ रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट 1 और टेंसर डेंसिटी. इट्स अ ट्रू, करेक्ट. क्रिस्टोफल सिंबल्स और ब्रैकेट्स एंड द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम. ठीक है. जे के जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये क्रिस्टोफल सिंबल है फर्स्ट काइंड का. अब के ऊपर कर दिया, जो लास्ट वाला उसको ऊपर कर दिया, आई जे को नीचे कर दिया, तो उसको बोलते हैं सेकंड काइंड. कॉमा मतलब डेरिवेटिव एक तरीके से, मतलब कि हाँ कॉमा डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है. कॉमा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉमा के बाद जो भी लिखा जा रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन के आगे माइनस कॉफिशिएंट आएगा. ये मतलब है इसका. अब एक बार क्या करेंगे, जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे. एक दो चीज़ें याद रखो कि जो भी नीचे आ रहा है, ठीक है, सब कुछ मतलब इसका जो इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ चल रहा है नीचे वालों का, और जनरली ऊपर ही चलता है. लेकिन जो जी आई जे है ये कबाड़ा है एक तरह से. कबाड़ा मतलब इसके जो सफिक्स, इसके जो इंडेक्स है वो मेरे को नीचे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ नीचे लिखने पड़ रहे हैं. ठीक है. अब जैसे के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आई के को साथ ले ले, आई के रिस्पेक्ट में निकालना है तो जे के को साथ में ले ले. और जब के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो माइनस साइन आएगा, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है. ये फर्स्ट काइंड इस तरीके से लिखते हैं और आगे 1/2 लगा देते हैं. जब हम सेकंड काइंड का निकाल रहे हैं, यानी कोमा के बाद जो है उसको ऊपर लिख दो और जो भी नीचे लिखा है वो कोमा के पहले वाला है. ठीक है. तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, तो इट्स द सेम एज अ फर्स्ट काइंड, आई जे कॉमा के, कोई दिक्कत नहीं है ना. पर के की जगह मैंने एक और कंपोनेंट ले लिया, उस कंपोनेंट का नाम दे दिया एल. ठीक है. बस एल को कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा. तो जो मेरा जी है ना, अब वो जी कॉन्जुगेट लिखा जाएगा. मतलब पहले हम जी नीचे की साइड लिख रहे थे, अब हम जी ऊपर की साइड लिखेंगे. ठीक है. सेकंड काइंड में जी ऊपर की साइड लिखते हैं. ओके. फर्स्ट काइंड में जी नीचे की साइड. ठीक है. नीचे से ही शुरुआत होती है ना, इसलिए फर्स्ट काइंड में नीचे, सेकंड काइंड में जी ऊपर. तो ये जी के एल, के जो मेरा है और एल जो मैंने इंड्यूस किया है उसको. समझ आ गया ये दोनों चीज़ें. ब्रैकेट की जगह अगर ये लिखा जाए तो कन्फ्यूज मत होना. दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके. देखो ये सिमेट्रिक है एक तरह से. अगर आई को मैं जी जे से रिप्लेस कर दूँ, इन दोनों को आपस में बदल दें तो कोई चेंज आएगा इस नहीं. तो इसलिए ये जो सिंबल है वो सिमेट्रिकल है आपस में, राइट. ऐसे आई को जे से रिप्लेस करने में भी सिमेट्रिकल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. और नोट कर लो जी आई जे बराबर जे आई जे, कोई अंतर नहीं पड़ता है इसमें. ये बड़ा अच्छा सा है, इसमें कुछ नहीं. ये तो हम जानते हैं कि सेकंड काइंड का ले लिया ये. सेकंड काइंड को फर्स्ट काइंड के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, एल इंड्यूस कर देते हैं, लिख दिया भैया एल इंड्यूस करके. एक सिंबल और लगा दिया स्मॉल वाला, जी के एम लगा दो. मतलब जैसे ये के है, इस के को इंड्यूस करके एम. ठीक है. अब ये इस पूरे को क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. कैसे क्या कटेगा, क्रॉनिकल डेल्टा एल एम. ओके. तो आई इस फॉर्मेट में लिख दिया. इसको भी एल से एल काट सकते हैं तो आई जे एम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ठीक है. एक तरफ आई जे के है, दूसरी तरफ के जे आई है, दोनों का एडिशन कर रहे हैं. तो जे के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, आई के आपस में रिप्लेस, जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा और ऊपर क्या आएगा जी आई के, कि जे आई के इंटरचेंजेबल है और नीचे की साइड ही आएंगे. इसके बराबर होता है डेल जी आई के डेल एक्स जे. अगर इसको सेकेंड फॉर्म के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म के टर्म्स में ये हो जाएगा. सबसे पहले क्या करना, सेकेंड फॉर्म बनाना, आई जे कर देना, दूसरे में के जे कर देना. ठीक है. स्पेस खाली छोड़ना हमेशा. ठीक है. अब अंदर जो मिसिंग है वो माइनस जी की पावर में लिख देना. अंदर मिसिंग है के, इधर मिसिंग है जे, मतलब आई मिसिंग है, आई लिख दिया. फिर एक इंड्यूस कर दो एल 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 और जी हमेशा बिग में. ओके. इसको फर्स्ट फॉर्मेट में लिखना है, फर्स्ट वन क्रिस्टोफर में. तब तो कुछ नहीं है, आई के से चेंज हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है और जे बीच में आ रहा है. ठीक है.
कोमा से पहले जे है, बाकी आई और के इंटरचेंज हो रहे हैं। अब इसको मैं सेकंड फॉर्म में लिखूँगी, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म में लिखने से पहले मेरे को -g लगाना है, इधर -g लगाना है, कोई चेंज नहीं है, ब्रैकेट बना लो, यही होता है। सबसे पहले आई और जे लिख लो, ठीक है, फिर के और जे लिख लो। अब मेरा इधर क्या बच रहा है, के, अगर इधर के बच रहा है तो इधर के लगाओ, इधर क्या बच रहा है आई, इधर आई लगा लो, एक वेक्टर इंड्यूस कर दो, एल एल और एल, ठीक है। यहाँ और ये बिग में आएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेकंड ऑर्डर का। देख लो इधर आई है, आई रिपीट हो गया, जे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 आई आ रहे हैं तो 1/2 तो आएगा ही, आने तो 1/2 को। जी बिना सिंबल का लिखो क्योंकि उससे मेरे को डेल जी काटवाना है, ठीक है। और फिर नीचे क्या बचा, डेल एक्स जे, भाई जो सिंगल है उसी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करोगे। समझ आई कहानी, कहानी आ गई समझ में कि डबल आई का 1/2, इसका आ जाएगा जी, जी कैंसिल, डेल एक्स आए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जो जी का इस चीज़ को ये है, इसको डेरिवेटिव के फॉर्मेट में log √g भी लिख सकते हैं, ठीक है। तब 1/2g क्या होता है, log √2g का डिफ्रेंशिएशन। अगर g पॉजिटिव है तब ये होगा, g नेगेटिव है तो ये हो जाएगा। और मेरे को ऐसा ध्यान है कि ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में भी आया है, क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में आया है, ये स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे। याद करो कि जो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं फर्स्ट और सेकंड काइंड के, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते टेंसर जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। ये और ये है, तो अगर मेरे को इसका और इसका बनाना है तो बार लगाना पड़ेगा। सिस्टम इस टाइप का है तो ये, कोऑर्डिनेट सिस्टम इस टाइप का है तो ये, जिसमें भी डबल डेरिवेटिव आ जाते हैं ना वो टेंसर नहीं होते। फिर थोड़ा थोड़ा याद रख लो, जैसे आई जे के है, नीचे भी आई जे के, नीचे जब पहुँच जाएंगे सारे, यू वी डब्ल्यू ऊपर पहुँच गए, जी यू वी के फॉर्मेट में लिख लो, जो नीचे वो तो नीचे रहेगा, ऊपर डबल डेरिवेटिव है, यू और वी का डब्ल्यू हटा दो, एच है ये ऊपर है, ऊपर होगा जो नीचे वो नीचे, उसी तरीके से इंड्यूस करो, कोई भी कोऑर्डिनेट कर दो, जैसे डबल डेरिवेटिव आता है एस के रिस्पेक्ट में, एच का एच तो आएगा ही, बाकी जो नीचे है वो तो नीचे चलेगा ही। ये तो दीज आर नॉट टेंसर्स। फॉर्मेशन लीनियर हो जाए तब वो टेंसर की तरह एक्ट कर सकते हैं, मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट कंडीशन है कि जो क्रिस्टोफर सिंबल्स है वो टेंसर की तरह कब एक्ट करेंगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो, लीनियर, मतलब कि जो सेकंड डेरिवेटिव वो क्या हो जाए 0, ये सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बन जाएगा मेरा क्या, टेंसर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल फॉर्म अ ग्रुप इन प्रोसेस द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑल क्रिस्टोफर सिंबल वैनिशेस, 0 हो जाएगी। जी आई जे अगर कांस्टेंट हो जाता है मेरा ये फंडामेंटल टेंसर 0 हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है फंडामेंटल टेंसर, तो हाँ क्रिस्टोफर सिंबल्स वैनिश हो जाएंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट components in the Christoffel symbol is n square n plus 1/2, that is very important। सिमेट्रिक में मैंने पढ़ा था n plus 1/2, और एंटी सिमेट्रिक में पढ़ा है n minus 1/2, और नॉर्मली ये मैंने पढ़ा था डायमेंशन की पावर रैंक। अभी चौथा है कि नंबर ऑफ सिंबल इन द क्रिस्टोफर कंपोनेंट इज n square n plus 1/2। तो जो ए आई जे है सेट ऑफ n स्क्वायर क्वान्टिटीज़, n इसकी उसका क्वांटिटी होगी। यूक्लिडियन स्पेस ऑफ n डायमेंशन, ऑल क्रिस्टोफर सिंबल आर 0 यूक्लिडियन स्पेस में, एज जी आई जे इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ए आई ए कॉमा जे डेरिवेटिव निकाल लूँगा, जे के रिस्पेक्ट में होता है डेरिवेटिव, पर ए आई हमेशा नीचे आएगा, जो भी नीचे लिखा जाता है वो ऊपर है, इस टाइप का आ जाए, मतलब समझ जाओ क्रिस्टोफर से रिलेटेड है। कैसे लिख लो, एक ही बात है, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। देखो ये चीज़ तो रेफ़र कर रही है कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और जे सिर्फ रेफ़र कर रहा है कि ये इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो अगर इसमें नीचे है तो नीचे आएगा, अगर इसमें ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा, पर नीचे वाला तो हमेशा ऊपर ही आएगा।
तो इसका मतलब ये कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव रिड्यूस टू द पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इस तरीके से चलता है, ये क्या है, ए पी क्यू आर, जो भी यहाँ पे है वो नीचे चलेगा सारा, और यहाँ पे विदाउट बार के चल रहा है कार्यक्रम, तो आई जहाँ वाला ऊपर चलेगा कार्यक्रम, और सब कुछ ऊपर ही चलेगा। ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3। और भाई कोवेरिएंट डेरिवेटिव है ऑफ अ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ये दिख रहा है मेरे को, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है, 2 रैंक का है, और इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव, क्योंकि कॉमा नीचे लग रहा है भाई, जहाँ कॉमा लग रहा है वही डेरिवेटिव है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव किया मेरा कोवेरिएंट के रिस्पेक्ट टू कोवेरिएंट नीचे डाल दिया, कॉन्ट्रावेरिएंट ऊपर डाल दिया, जिन दो के रिस्पेक्ट में करना है, एडिशन का साइन डाल दिया। अब कुछ मत करो, एक बार क्या कर लो, जे को एल के साथ ले लो, जे को एल के साथ सेकंड सिंबल बनाया ना, एक बार आई को एल के साथ ले लो, ले लिया, जो बच जाए उसको यहाँ रख दो, इधर आई बचा था इधर जे बचा था, और दोनों में एक एम इंड्यूस्ड कर दिया। इस तरीके से डेरिवेटिव कर सकते हैं। सेकंड है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ अ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, मिक्स कर दिया इसका, मिक्स्ड टेंसर ऑर्डर। मिक्स्ड टेंसर मतलब जहाँ पे कोवेरिएंट भी है और कॉन्ट्रावेरिएंट भी दे रखा हो, और डेरिवेटिव मुश्किल रिस्पेक्ट में करते हैं जो कॉमा के बाद लिखा होता है। जैसे यहाँ पे ये दिया मेरे को, एक कॉन्ट्रा भी दे रखा है, कोवेरिएंट भी दे रखा है, और कॉमा लगाया है, इसका मतलब के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है मेरे को। ठीक है, कोई कलेश नहीं है। सीधी सी बात है, जो ऊपर दे रखा है उसका बार हमेशा ऊपर आएगा, जो नीचे दे रखा है उसका बार हमेशा नीचे। ठीक है, और इधर मैं इंड्यूस करूँ पी क्यू आर को डमी चीज़ें, तो वो डमी उसी वे में, अगर यहाँ ऊपर लिख रहे हो ना आई, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे। ये इसका जोड़ीदार है एक तरीके से, इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब ये मेरा ए आई एक्स आई ऊपर, ठीक है, जे नीचे बार नीचे, के नीचे बार नीचे। अभी जो इसके रिस्पेक्ट में है उनको एडजस्ट करते जाओ। मिक्स टेंसर है, इसकी रैंक 3 है, 1 2 3। फर्स्ट पढ़ेंगे हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर्स। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ सम और डिफरेंस ऑफ अ टू टेंसर इज सम और डिफरेंस ऑफ देयर कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। थ्योरम क्या है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर दिस सिंक्रोनिकल डेल्टा ऑल आर वैनिश। जी आई जे और कॉमा के, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो 0 आएगा। जी आई जे के निकाल रहे हो तो 0 आएगा। क्रॉनिकल डेल्टा निकालो आई जे के तो 0 आएगा। ये देख के थ्योरम। कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एन इनवेरिएंट इज सेम एज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। स्क्यू सिमेट्रिकल टेंसर जो होता है जिसकी रैंक 2 है, उसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, एक टेंसर ही होता है। अच्छा है, ये कॉलेज लेक्चर में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि ए आई जे एक वेक्टर दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर जिसमें इसका डेरिवेटिव निकालते हैं सपोज के रिस्पेक्ट में, तो वो टेंसर नहीं होता इन जनरल। लेकिन अगर हम इसका इस तरह से डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं इसको सिमेट्रिक वे में, क्या आई का के तो इस पर माइनस करें तो वो टेंसर हो जाएगा। आती है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर की। देखो, अगर ये आई ये कोई कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है, ऊपर वाला है ये, और मेरे को डाइवर्जेंस निकालना है इस ऊपर वाले का, तो डिफाइन होगा एज अ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब 2 रैंक घटानी है ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव निकालना है कोवेरिएंट डेरिवेटिव, उसका कॉन्ट्रैक्शन कर दूँ तो डाइवर्जेंस निकल जाएगा। और ये कैसे रहता है, इनवेरिएंट है। डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इक्वल टू जी आई जे डाइवर्जेंस ऑफ ए आई तो ए आई ही रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। और डाइवर्जेंस अगर यह कोवेरिएंट है, कोवेरिएंट वेक्टर, कॉन्ट्रावेरिएंट का तो सेम रहता है। कोवेरिएंट में
जी आई जे लगाना पड़ेगा और ए जे जे लगाना पड़ेगा ताकि ये इससे कट जाए। और ये भी इनवेरिएंट है। ऑर्डर ऑफ टेंसर इज रिड्यूस बाय 1। जब डाइवर्जेंस लेते तो एक ऑर्डर घट जाता है। भाई यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या चीज़ है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर है कि इफ f is a scalar function in a coordinate system xi, then the gradient of this function is defined as कि मेरे को ये xi के रिस्पेक्टिव फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, इज अ कोवेरिएंट वेक्टर। तो ग्रेडियंट इज अ कोवेरिएंट वेक्टर। लैप्लेसियन ऑफ अ स्केलर इनवेरिएंट, लैप्लेसियन इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर वी को, डाइवर्जेंस ऑफ डेल वी यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड वी को बोलते हैं लैप्लेसियन। डी जी ही हमारा क्या है, लैप्लेसियन। अब यहाँ पे है साई भी क्या है, कोवेरिएंट वेक्टर है। कल क्या चीज़ है, कल ये है अगर ए आई कोई कोवेरिएंट वेक्टर है तो इसका कर्ल क्या होगा, कर्ल होगा इसका ए आई डॉट जे, मतलब जे के रिस्पेक्ट में आई का डिफरेंशिएशन माइनस आई के रिस्पेक्ट में जे का डिफरेंशिएशन, यही होता है, ठीक है। कल कोई दिक्कत नहीं है। जो नीचे लिखा है वो ऊपर आता है, जो नीचे है ऑलरेडी वो तो नीचे ही रहेगा। हम जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं ना वो तो हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है नीचे की साइड, और बाकी ऊपर वो लिखा जाता है जिस फॉर्मेट में वो है। अगर इनवेरिएंट है तो इनवेरिएंट, सॉरी कोवेरिएंट है तो कोवेरिएंट लिखा जाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रावेरिएंट लिखा जाएगा। तो कर्ल ऑपरेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स के लिए भी नहीं है और टेंसर्स के लिए भी नहीं है ऑफ हायर रैंक, बिकॉज आपस में सेम नहीं होते वो। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये ए क्रॉस बी, ए आई बी जे माइनस ए जे बी आई लेक्चर में है कल का, तो ये तो सही था। कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, अगर वेक्टर क्या हो ग्रेडियंट, तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी क्या होगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिट डेरिवेटिव ऑफ दीज फंक्शंस आर ज़ीरो, मैंने बता दिया था पहले भी, तो यही बोलती है ज़ीरो होता है। देख लो तो बेटर है। अगर ए आई कोवेरिएंट वेक्टर है देन डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इक्वल टू 1/√g। अगर √g अंदर है तो बाहर भी है। एक्स आई के रिस्पेक्ट में अगर ए आई यहाँ ए जे जी आई जे, बाकी तो चूतिया बनाया है कुल मिला के, ठीक है। आई से आई कटवाया है, जे से जे कटवा दिया, √g। देख लो लैप्लेसियन फॉर्मेट में 2ji प्रॉपर्टी वेक्टर में भी बनी पड़ेगी कि जब डाइवर्जेंस निकाल रहे हो ए क्रॉस बी का क्या आता है, कर्ल ए डॉट बी, फिर क्या आता है कर्ल बी डॉट ए। डी जी निकाल रहे हो, एक बार डबल कर लेना, एक बार सिंगल डी जी में, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस टी में माइनस आता है। वेक्टर ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ऑर्थोगोनल टू इंट्रिंसिक डेरिवेटिव इन एनी डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन मेरा ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है बार बार, इसको देख लो। कुछ नहीं कि जो आगे है वो पीछे आया, जो आगे आ गया वो पीछे आया, कोई दिक्कत नहीं। जे के लिख दिया, आई जे लिख दिया, नीचे माइनस कर दिया, सेम ही है, ठीक है। एक ये देखें आई जे के ए, और क्या चाह रहे हो, के जे आई क्या बनता है, ये हो जे के रिस्पेक्ट में ही रहा है, आएगा क्या जी आई के, पता है मेरे को ये, इसको खोलना है तो 2i आ गया 1/2 जी, और किसके रिस्पेक्ट में, जे के रिस्पेक्ट में,
समझ में, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ क्रिस्टल सिंबल इज n स्क्वायर n+1/2। अब यहाँ पे इस टाइप का दे दिया है मेरे को, फंक्शन निकालना है 4 1 4, तो इस टाइप का डायरेक्ट याद रख लो यार, डेल एक्स के रिस्पेक्ट में log √f। ठीक है, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव आर इक्वल इफ Gij is constant. The covariant derivative of an invariant same as the ordinary derivative is true. Yes, covariant derivative of fundamental tensor vanish। फंडामेंटल टेंसर का तो वैनिश ही होता है, जीरो होता है, ये लिख के थ्योरम है ना। फिर यहाँ पे है ये लास्ट टर्म तभी वैनिश होगी जब Aij क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक। ओके, फिर यहाँ पे है ये चीज़ ध्यान रखना, ये लास्ट टर्म वैनिश तभी होगी जब ये इसकी सिमेट्रिक होगा। अब ये जो बच जाता है इस टेंसर है इफ़ VQR इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इफ Aij इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 देन दिस इज गोइंग टू बी अ टेंसर। ठीक है, अगर AI कोई वेक्टर है तो ये टेंसर नहीं बनता, लेकिन अगर इसको रेसिप्रोकल करके माइनस कर दे तब ये टेंसर बन सकता है। और फिर यहाँ पे AI और BI कंपोनेंट ऑफ वेक्टर AI एंड BI के B बार के, देन A क्रॉस B करना चाहते हैं तो हाँ अपोजिट में लिख दो इसको, यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब, तो कर्ल टाइप का हो गया ना ये। अब यहाँ पे AI इज़ अ कोवेरिएंट वेक्टर देन कर्ल AI इज़ लाइक दैट। कर्ल में कॉमा आ जाता है, वैसे कॉमा नहीं आता क्रॉस में। AI इज़ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर देन डाइवर्जेंट AI। अगर ये कॉन्ट्रावेरिएंट है तो AI एज इट इज़, पर इसको I के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। ठीक है, सेमीकोलन स्टैंड फॉर द कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ओके, इफ AI is a covariant vector contravariant then divergence of this contain root, इसका आंसर ये है। इतनी √g इधर है, √g इधर है, और I से I को काटने का बंदोबस्त हो चुका है। ठीक है, the intrinsic derivative of fundamental tensor vanish। Yes, that is true. AI is a contravariant vector covariant, divergence of this AI is divergence of AT, same, true। मतलब ये है contravariant covariant, true है। if AI is a covariant vector then divergence of AI, बताया था ना, √g अंदर बाहर होने चाहिए, और ये सब कट जाए आगे पीछे जो है ना, बचे ना कोई सफिक्स। दैट इज इक्वल टू, आगे वाला पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे लिख दो। अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ऑर्थोगोनल टू इट्स इंट्रिंसिक डेरिवेटिव। यस, इट इज ट्रू। कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल टेंसर वैनिश इज ट्रू। अब यहाँ पे है तुम्हारा G L के, L से L काटो, बचेगा क्या, K I J बचेगा, तो दिस इज़ राइट आंसर। इसी तरीके से इसमें देख लो क्या कट रहा है, K कटेगा, I J, L बचेगा, L I J। ठीक है भाई, सेकंड टाइप में तो फर्स्ट टाइप में लिखा जा सकता है, फर्स्ट टाइप में तो सेकंड टाइप में लिखा जा सकता है। इफ द इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ 2 यूनिट वेक्टर अलोंग विद द कर्व C is 0 then angle between them is constant. The covariant derivative of an invariant is same as the ordinary derivative, that is true।